हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका उत्तराखंड ऑनलाइन एजुकेशन हब में। तो गाइज, उत्तराखंड एमसीक्यू सीरीज़ का ये नेक्स्ट पार्ट है। आई होप कि आपने इससे पहले सभी पार्ट्स देख लिए होंगे। तो गाइज, जो लास्ट वीडियो थी उसका जो क्वेश्चन ऑफ द डे था, लास्ट क्वेश्चन था, राज्य के जुबीन नौटियाल किस क्षेत्र से संबंधित हैं? कला, खेल, संगीत या इनमें से कोई नहीं। तो गाइज, जो जुबीन नौटियाल जी हैं इनका संबंध किस क्षेत्र से है? संगीत से। ठीक हो गया, ये गायक हैं जुबीन नौटियाल जी। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी। तो गाइज, चलते हैं हमारी आज की वीडियो पे। तो गाइज, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजिए। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आज का, जिम कॉर्बेट उद्यान किस वर्ष में बना? 1935, 36, 1922 या फिर 1920? तो गाइज, जो अभी जिम कॉर्बेट उद्यान है, सबसे पहले तो क्वेश्चन बनेगा कि ये है कहाँ पर। तो गाइज, ये कहाँ पर फैला हुआ है? देखो, दो ज़िलों में ये आता है आपका, पौड़ी और दूसरा कौन सा? नैनीताल। ठीक है, एक क्वेश्चन तो ये हो गया। दूसरा, कितना स्क्वायर मीटर पर इसका क्षेत्रफल कितना है ये पूछेगा। तो क्षेत्रफल याद रखिएगा, 520.82 किलोमीटर स्क्वायर एरिया में ये क्या है? फैला हुआ है। ठीक हो गया। अब इसके इतिहास की बात करें तो सर्वप्रथम जब ये बनाया गया था 1936 ईस्वी में। ये क्या था गाइज? भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान है। अगर आपसे पूछे भारत का पहला राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है तो जिम कॉर्बेट आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उस टाइम पे इसे क्या बोला जाता था? सर हेली के नाम पर रखा गया इसका नाम। ठीक हो गया। फिर 1947 में क्या होता है? इसका नाम चेंज कर दिया जाता है और इसका नाम बदलकर राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया जाता है। क्या रख दिया जाता है गाइज? राम गंगा राष्ट्रीय उद्यान रख दिया जाता है। फिर 1957 की बात आती है और 1957 में इसे फिर से क्या बोला जाएगा? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। तो अगर आपसे ये बोले जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क नाम कब पड़ा, तो जिम कॉर्बेट नाम पड़ा इसका 1957 में, लेकिन बना कब था? 1936। ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा गाइज? राइट आंसर इसका हो जाएगा। इससे एक दो क्वेश्चन और पूछता है गाइज। वो क्या है? सबसे पहले इसका प्रवेश द्वार पूछता है। जिम कॉर्बेट का प्रवेश द्वार क्या है? तो कॉर्बेट राष्ट्रीय उद्यान का जो प्रवेश द्वार है, याद रखिएगा, ये क्या है गाइज? ढिकाला। ठीक है, एक ढिकाला नाम की जगह है, वो इसका क्या है? प्रवेश द्वार है। और इसके मध्य में कौन सी जगह स्थित है? तो पाटली दून जो है, पाटली दून इसके मध्य में क्या है? स्थित है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क की बात करें तो ये क्या है? भारत का पहला बाघ संरक्षित घोषित किया गया इसे। और कब घोषित किया गया गाइज? 1 नवंबर 1973। प्रोजेक्ट टाइगर, आई थिंक आपने सुना होगा नाम, तो ये वही है। ठीक है, 1973 में आया था जो। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई। एक क्वेश्चन अभी हाल ही में इसी से बना था, STPF। ठीक हो गया, STPF का गठन कब हुआ? स्पेशल टास्क प्रोटेक्शन फोर्स। ठीक हो गया। तो ये कब बना था गाइज? स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स हो गया इसके संदर्भ में, स्पेशल टाइगर प्रोटेक्शन फोर्स। तो 2013 में। ठीक हो गया। कब बनाई गई थी? 2013 में इसका गठन किया गया। सर्वाधिक बाघ की बात करें गाइज तो यहीं पर हैं। कितने हैं? 260। ठीक हो गया। 260 ही बाघ कहाँ पर अकेले पाए जाते हैं? हमारे जिम कॉर्बेट में। अगर उत्तराखंड में पूछे तो उत्तराखंड में याद रखिएगा 442 बाघ हैं। टोटल कितने बाघ हैं? 442। और बाघों में हमारी रैंक कितनी है? तीसरी रैंक है कंट्री में। पहली रैंक किसकी है गाइज? तो अगर आपसे पूछे पहली रैंक तो याद रखिएगा MP। ठीक हो गया। कितने हैं यहाँ पर? 526। और इससे 2 बाघ कम, 524 कहाँ पर हैं? कर्नाटका में दूसरे नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर में 442 बाघों के साथ उत्तराखंड आता है। और जिम कॉर्बेट में कितने बाघ हैं? 260 बाघ अकेले यहीं पर हैं। तो इतनी इन्फॉर्मेशन देखिए, जिम कॉर्बेट से इससे बाहर और कोई क्वेश्चन नहीं बन सकता गाइज। ठीक हो गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गाइज, अगर वीडियो आपको पसंद आ रही है तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, निम्न में से कौन वन्यजीव परियोजना उत्तराखंड राज्य के अंतर्गत नहीं आती है? कस्तूरी मृग परियोजना, बाघ परियोजना, हाथी परियोजना, गैंडा परियोजना। तो अस्कोट वन्यजीव विहार कस्तूरी मृग के लिए, बाघ परियोजना जिम कॉर्बेट,
हाथी परियोजना, राजाजी, तीनों तो हमारे कहाँ आ गए गाइज, उत्तराखंड में। बट जो गैंडा परियोजना है ये हमारे उत्तराखंड में कहीं पर भी नहीं है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित था? वृक्षों को काटने से रोकने के लिए, बाघों के शिकार पर रोक लगाने के लिए, हाथियों के संरक्षण के लिए, या गिद्धों के संरक्षण के लिए? तो गाइस देखिए, चिपको आंदोलन सभी को पता है, ठीक हो गया। चमोली जिले से ये चलाया गया था वृक्षों के कटान को रोकने के लिए। तो ऑप्शन नंबर ए इसका आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब अगर पढ़े देखिए चिपको आंदोलन था क्या, इसके पीछे कहानी क्या थी। तो भारत में पहली बार 1927 में वन अधिनियम, ठीक है, को लागू किया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भारत में वन अधिनियम कब लागू किया, तो 1927 में। इस अधिनियम के कई प्रावधान आदिवासी और जंगलों में रहने वाले लोगों के हितों के खिलाफ थे। ऐसे ही नीतियों के खिलाफ 1930 में टिहरी में एक बड़ी रैली का आयोजन किया गया। तो टिहरी में वन अधिनियम के खिलाफ कब आंदोलन किया गया या रैली की गई, तो 1930 आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। अधिनियम के कई प्रावधानों के खिलाफ जो विरोध 1930 में शुरू हुआ वह 1970 में एक बड़े आंदोलन के रूप में सबके सामने आया, जिसका नाम क्या गया, चिपको आंदोलन रखा गया। 1970 से पहले महात्मा गांधी के एक शिष्य सरलाबेन ने 1961 में एक अभियान की शुरुआत की। इसके तहत उन्होंने लोगों को जागरूकता शुरू की। 30 मई 1968 में बड़ी संख्या में आदिवासी पुरुष और महिलाएं पर्यावरण संरक्षण के मुहिम के साथ जुड़ गए। इस प्रकार आगे चलकर इन्हीं छोटे आंदोलनों से मिलकर एक विश्वव्यापी जन आंदोलन की शुरुआत हुई। अब बात करें चिपको आंदोलन की, ये तो बताया मैंने क्यों चिपको आंदोलन हमें शुरुआत करने की नीड पड़ी, आवश्यकता पड़ी, ठीक है। तो चिपको आंदोलन की शुरुआत 1974 में वन विभाग ने जोशीमठ के रैणी गांव के करीब 680 हेक्टेयर जंगल ऋषिकेश के एक ठेकेदार को नीलाम कर दिया। इसके अंतर्गत जनवरी 1974 में रैणी गांव के 2459 पेड़ों को चिन्हित किया गया। 23 मार्च को रैणी गांव में पेड़ों को कटान किए जाने के विरोध में गोपेश्वर में एक रैली का आयोजन हुआ, जिसमें गौरा देवी ने महिलाओं का नेतृत्व किया और वहीं से फिर चिपको आंदोलन की क्या हुई गाइज, स्टार्टिंग हो गई, ठीक है। तो चिपको वुमेन अगर आपसे पूछे तो गौरा देवी आपका क्या हो जाएगा गाइज, इसका आंसर हो जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में सर्वाधिक वन कितने ऊंचाई वाले क्षेत्रों में हैं? 1800 से 3000 मीटर, 1500 से 2500 मीटर, 1000 से 1500 मीटर, इनमें से कोई नहीं। तो गाइज आपका आंसर क्या हो जाएगा, देखो राज्य में जो सर्वाधिक वन पाए जाते हैं वो 1800 से 3000 मीटर की ऊंचाई वाले में एरिया में आपके पाए जाते हैं। अब अगर ऊंचाई की बात करूं, देखो ऊंचाई के आधार पर अगर हम वनों की बात करें उत्तराखंड में तो कितने टाइप के हैं देख सकते हैं। पहला आता है उपोष्ण कटिबंधीय वन। ये वन 750 से 1200 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। साल इन वनों का प्रमुख वृक्ष है। इसमें उत्तराखंड का उप हिमालयी क्षेत्र आता है, ठीक हो गया। उपोष्ण मतलब उप हिमालयी क्षेत्र। इस कितने मीटर से कितने मीटर तक है, 750 से 1200 मीटर तक ये फैला हुआ है। दूसरा आ जाता है उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन। ये वन 1500 मीटर ऊंचाई से कम वाले क्षेत्र ऐसे क्षेत्रों में पाए जाते हैं जहां वर्षा कम होती है। इन वनों की मुख्य वृक्ष क्या हैं, जामुन हो गया, गूलर हो गया, ढाक हो गया, ये सारे आपके उष्ण कटिबंधीय शुष्क वन में पाए जाते हैं और इनकी ऊंचाई 1500 मीटर से कम होती है, ठीक है। तीसरे आ जाते हैं गाइज आपके जो सबसे ज़्यादा पाए जाते हैं उष्ण कटिबंधीय आर्द्र पतझड़ वन, ठीक हो गया, और कोणधारी वन भी ज़्यादा पाए जाएंगे। तो देखते देखो ये वन शिवालिक क्षेत्रों तथा दून क्षेत्रों में पाए जाते हैं। इन्हें मानसूनी वन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा, मानसूनी वन किसे कहा जाता है, तो उष्ण कटिबंधीय आर्द्र या पतझड़ वनों को क्या बोला जाता है, मानसूनी वन भी कहा जाता है। इन वनों की मुख्य प्रजातियाँ सागौन, सहतूत, साल और बांस हैं। फिर आ जाते हैं गाइज आपके कोणधारी वन। ये 900 से 1800 मीटर ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चीड़ इनका मुख्य वृक्ष है, ठीक हो गया, चीड़ इनका क्या है, मुख्य वृक्ष। पांचवा पर्वतीय शीतोष्ण वन। ये वन 1800 से 2700 मीटर की ऊंचाई पर पाए जाते हैं। चीड़, देवदार, स्प्रूस, फर आदि इसके क्या है, प्रमुख वृक्ष हैं। और यही वाले वन आप देखोगे कि ज़्यादा इसमें चीड़, देवदार
क्या पाए जाएंगे, आपको मिलेंगे। ठीक हो गया। उसके बाद अल्पाइन वन पाए जाते हैं। अल्पाइन आपके कहाँ से कहाँ तक चले जाएंगे, 2700 से ऊपर वाले और 4200। ठीक हो गया, ये हो जाएंगे, फिर उससे ऊपर चले जाओगे। तो इस तरीके से ऊंचाई के अकॉर्डिंग हमने क्या किया है, वनों को अपना डिवाइड किया है। अब जो सबसे ज़्यादा वन पाए जाते हैं 1800 से 3000 मीटर, ये आपका क्या हो जाएगा गाइज, आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन पर्वतारोही उत्तरकाशी के दयारा बुग्याल को पर्यटन मानचित्र पर लाई है? चंद्रप्रभा संतवाल, वीरेन डंगवाल, मोहन बिष्ट, इनमें से कोई नहीं। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, जो पर्वतारोही है हमारी बहुत फेमस चंद्रप्रभा संतवाल जी, इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। ऑप्शन नंबर ए विल बी योर राइट आंसर। एक क्वेश्चन याद रखिएगा, दयारा बुग्याल पूछता है, तो दयारा बुग्याल कहाँ पर स्थित है, आपके उत्तरकाशी में स्थित है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम, और यहाँ उत्तरकाशी से एक क्वेश्चन क्या बन सकता है गाइज आपका, कहाँ गया, अच्छा दयारा बुग्याल कहाँ पर है, उत्तरकाशी में। उत्तरकाशी आपका हिमाचल प्रदेश। ठीक हो गया। और दूसरा किसके साथ, नहीं ये इसके साथ क्या बनाता है, बाउंड्री जो शेयर करता है गाइज, वो अंतर्राष्ट्रीय बाउंड्री जो शेयर करता है वो किसके साथ, चाइना के साथ बनाता है। 3 जिले बनाते हैं हमारे चाइना के साथ, कौन कौन से, चाइना के साथ कौन कौन से बनाते हैं, चमोली, और उसके बाद आपका आ जाएगा उत्तरकाशी, और कौन सा, पिथौरागढ़, ये 3 जिले। नेक्स्ट पे अगर बात करें, हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम है अग्नि मंदिर, कंठ साहिब, लोकपाल मंदिर, इनमें से कोई नहीं। तो हेमकुंड साहिब का दूसरा नाम क्या है गाइज, जो इसके आसपास के लोग हैं इसे प्राचीन नाम में इसको लोकपाल, लोगों का रहने का स्थान, इस तरीके से बुलाते थे। तो लोकपाल मंदिर इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। अब हेमकुंड साहिब की बात करें, तो हेमकुंड साहिब चमोली जिला, उत्तराखंड, भारत में स्थित सिखों का एक प्रसिद्ध तीर्थ स्थान है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहाँ पर स्थित है, चमोली जिले में। यह हिमालय में 4632 मीटर यानी कि 15200 फुट की ऊंचाई पर बर्फीली झील के किनारे 7 पहाड़ों के बीच में स्थित है। तो क्वेश्चन क्या पूछता है, हेमकुंड साहिब कितनी पहाड़ियों के बीच में स्थित है, तो कितनी पहाड़ियों के बीच में, 7 पहाड़ों के बीच में स्थित है। इन 7 पहाड़ों पर निशान साहिब झूलते हैं। कौन झूलते हैं, निशान साहिब इन पर झूलते हैं। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में वन पंचायतों के अधीन कितने प्रतिशत वन हैं? 15.32, 14.80, 13.60, इनमें से कोई नहीं। तो राज्य में वन पंचायतों के अधीन जो वन है वो कितने हैं, 15.32% वन है। ऑप्शन नंबर ए इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। अब देखते हैं उत्तराखंड के वन। देखिए उत्तराखंड में वन संपदा का कुल अतुल भंडार है। नवीनतम आंकड़ों के अनुसार उत्तराखंड में 34,650 वर्ग किलोमीटर वनों का विस्तार है। टोटल क्षेत्रफल में से, ठीक हो गया, 53,483, 53,483 ये टोटल एरिया है। उसमें से 34,650 वर्ग किलोमीटर में वन पाए जाते हैं। 71.03 के आसपास आपका टोटल वन क्षेत्र आ जाएगा। ठीक हो गया। उत्तराखंड में 600 से 200 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में वनों का प्रतिशत 16.3, 1200 से 1800 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में 22.3 तथा 1800 से 3000 मीटर ऊंचाई वाले क्षेत्रों में सर्वाधिक 22.3% वन है। ठीक है, जैसे कि हमने अभी पिछला क्वेश्चन भी किया कि सबसे ज़्यादा वन किस ऊंचाई पर है, तो आपका 1800 से 3000, यही हो 1200 से 3000 पूरा हमने कवर अप कर लिया था, क्योंकि 22.3 यहीं पर आ जाएगा। और 3000 मीटर से ऊंचाई वाले क्षेत्रों में केवल 7.5% वन क्षेत्र पाया जाता है। 14वें वन रिपोर्ट के अनुसार राज्य में कुल क्षेत्र के 46.73% भाग पर वन है। इनमें से 19.61 भाग पर अति सघन वन, 56.11% भाग पर मध्यम सघन वन व 24.27% भाग पर खुले वन है। तो आपको एक क्वेश्चन, ये पूरा डेटा याद रखना है गाइज, क्योंकि उत्तराखंड आपको पता है फैक्चुअल डेटा बहुत ज़्यादा पूछता है। ठीक हो गया। तो फैक्चुअल डेटा वो क्या पूछ लेगा आपसे, देखिए डायरेक्ट पूछ लेगा ओपन वन कितने हैं या आरक्षित वन कितने हैं, तो क्या बोलोगे 18.48। मध्यम सघन वन कितने हैं, 24.27। तो ये आपको पूरे लर्न होने चाहिए। अब उत्तराखंड में सर्वाधिक वन क्षेत्रफल
पौड़ी गढ़वाल जिले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे ज़्यादा वन क्षेत्रफल किसका है? पौड़ी गढ़वाल का। सबसे कम की बात करोगे तो उधम सिंह नगर आपका आंसर हो जाएगा। फिर देखें, उत्तराखंड में सबसे अधिक सघन वन नैनीताल में है, सबसे अधिक मध्यम सघन वन पौड़ी में तथा सर्वाधिक खुले वन पौड़ी जनपद में हैं। राज्य में कुल वनों का 59.70% गढ़वाल मंडल में तथा 40.30% कुमाऊं मंडल में स्थित है। तो क्वेश्चन अगर उसने पूछना होगा क्या बोलेगा? कुमाऊं मंडल और गढ़वाल मंडल में किस में वनों का क्षेत्रफल अधिक है या वन ज़्यादा कहाँ पाए जाते हैं? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? गढ़वाल क्षेत्र में। कितना? 59.70। उत्तराखंड में नदी बेसिनों के कुल क्षेत्रफल में वनों के क्षेत्रफल की दृष्टि से सर्वाधिक वन टॉन्स बेसिन में है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है गाइज, क्या दे देगा? किस बेसिन में वनों के प्रतिशत या सर्वाधिक वनों का क्षेत्रफल पाया जाता है? टॉन्स बेसिन आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। उत्तराखंड में कुल वन क्षेत्रफल का 70.46% वन विभागाधीन, देखिए 71.03 था पहले, बट जो नई वन रिपोर्ट आई है उसके अकॉर्डिंग अब ये कितना हो चुका है? कम हो चुका है। 70.46% वन विभागाधीन है, 13.76% राजस्व विभागाधीन है, 15.32% वन पंचायत के अधीन है और 0.46% क्या है गाइज? निजी वन है। तो ये सारा फैक्चुअल डेटा रखा हुआ है गाइज, ये आपको लर्न कर लेना है क्योंकि एक या दो क्वेश्चन तो यहाँ से पक्का बनने हैं। अब अगर वन नीति की बात करूँ गाइज तो देखो 1865 में वनों संबंधित भारत का पहला कानून भारतीय वन अधिनियम इंडियन फॉरेस्ट एक्ट IFA कब आया? तो याद रखिएगा इंडियन फॉरेस्ट एक्ट आया था 1865 में। इसमें क्या बोला गया? इस अधिनियम के बाद वनों की अंधाधुंध कटाई में क्या आ गई थी? कमी आई। इसके बाद 1884 में वनों के वैज्ञानिक प्रबंधन के लिए वन विभाग कार्य योजना लागू की गई। ठीक हो गया। स्वतंत्रता के बाद 1948 में केंद्रीय वानिकी परिषद सेंट्रल फॉरेस्ट्री काउंसिल की स्थापना हुई तथा वनों के संरक्षण, विस्तार, रखरखाव, लाभों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने के लिए 1950 से देश भर में वन महोत्सवों का आयोजन शुरू किए गए। तो भारत में वन महोत्सवों का आयोजन कब से शुरू किया गया? तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? 1950 से शुरू किया गया। उसके बाद और देखें तो देखिए, वनों के संरक्षण, विकास एवं प्रशासन को नए सिरे से चलाने के लिए 1952 में नई राष्ट्रीय वन नीति, तो नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो न्यू वाली थी वो कब आई? 1952 में आई, बनाई गई और कुछ परिवर्तन के साथ 1998 में संशोधित राष्ट्रीय वन नीति रिवाइज्ड नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी बनाई गई। तो डेट आपको याद रखनी है सन गाइज। वनों के क्षेत्रफल में जैसे कि वन अधिक पाए जाते हैं उत्तराखंड में, आपको पता है, तो उसके पर्सपेक्टिव से ये सारे सन आपको लर्न करने पड़ेंगे। ठीक हो गया गाइज। वीडियो अगर पसंद आ रही है आपको तो चैनल को प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए, भोजपत्र वृक्ष बर्च मिलता है। ये जो बर्च है गाइज, ठीक है, भोज वृक्ष तो हमारा भोजपत्र हो गया, बर्च ये संस्कृत में बोला जाता है इसे, ठीक है, अरावली में, हिमालय में, नीलगिरी में या विंध्याचल में। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा? हिमालय में। जो भोजपत्र पाए जाते हैं ज़्यादातर इसके जो पेड़ हैं वो कहाँ पर पाए जाते हैं? हिमालयन एरिया में। देखिए, भोजपत्र संस्कृत भुर्ज, वैज्ञानिक नाम की बात करें तो बेटुला यूटिलिस इसका क्या है? नाम है। अंग्रेजी नाम इसका हिमालयन बर्च है, संस्कृत नेम भुर्ज है गाइज इसका, ठीक है। बर्च जो है वो इंग्लिश नेम है। हिमालय क्षेत्र में उगने वाला एक वृक्ष है जो 4500 मीटर की ऊंचाई तक उगता है। इसकी ऊंचाई याद रखिएगा, कितनी मीटर ऊंचाई तक? 4500 मीटर की ऊंचाई तक ये उगता है। और इसकी खाल अगर पूछे तो याद रखना इसकी खाल सफ़ेद कलर की होती है। देखिए आप देख सकते हैं, ये आपका क्या है? बर्च जो भोजपत्र है उसका क्या है गाइज? ये वृक्ष है। ठीक हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कार्बेट तथा राजाजी राष्ट्रीय उद्यान में वन्य जीव प्रबंध हेतु किस पैमाने पर हवाई छायाचित्र लेना ठीक है? लघु पैमाने पर, मध्य पैमाने पर, दीर्घ पैमाने पर या अति दीर्घ पैमाने पर? तो अति दीर्घ पैमाने पर फोटोग्राफी जो है, ठीक हो गया, वो क्या है? मतलब हवाई छायाचित्र लेना सही है। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा बुग्याल उत्तरकाशी जिले में स्थित है? बगची, बागची होता है वैसे ये, वेदनी, दयारा या बागची और बेदनी दोनों? तो देखिए, बागची और बेदनी की बात करूँ गाइज तो ये दोनों आपके स्थित हैं चमोली में। ठीक हो गया। जो दयारा बुग्याल है ये पड़ता है आपका उत्तरकाशी में।
और इसी के बारे में अभी हमने बात की थी चंद्रप्रभा संतवाल जी वाली। ठीक हो गया, तो ऑप्शन नंबर सी आपका क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राज्य में जड़ी बूटियों के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार भेषज सहकारी संघों की स्थापना कब की गई? 1965, 70, 1975, 1980। तो जड़ी बूटी के संरक्षण एवं संग्रहण के लिए जिलेवार जो सहकारी संघों की स्थापना की गई थी वो 1980 में की गई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका क्या हो जाएगा गाइज, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कब देहरादून में देश के प्रथम वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून की स्थापना की गई? 1865, 78, 80 या 90? तो गाइज जो फर्स्ट हमारा वन महाविद्यालय फॉरेस्ट स्कूल ऑफ देहरादून खोला गया था, कब खोला गया था? 1878 में। ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। ठीक हो गया। देखिए और अगर इन्फॉर्मेशन जाने, फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट FRI देहरादून में स्थित है। सबसे पहली बात, मेड अ हम्बल बिगिनिंग एज फॉरेस्ट स्कूल एस्टेब्लिश्ड इन 1878। अभी फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट है, उसने क्या पूछा था, फॉरेस्ट स्कूल बोला था, तो फॉरेस्ट स्कूल अगर बोले तो 1878 में। इनिशियली नेम्ड एज इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, स्टार्टिंग में इसे क्या बोला जाता था, इम्पीरियल फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट बोला जाता है। FRI केम इनटू बिगिन इन 1906। अब अगर आपसे पूछे FRI कब बना, तो FRI कब बना, 1906 में बना। उसके बाद 1991 में UGC के द्वारा इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है, मतलब घोषित कर दिया जाता है। कब डीम्ड कब बनी थी, याद रखिएगा 1991 में। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे गाइज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बाज की कौन सी प्रजाति उत्तराखंड की पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से अत्यधिक महत्वपूर्ण है? लाल प्रजाति, सफ़ेद प्रजाति, काली प्रजाति या इनमें से कोई नहीं? तो याद रखिएगा गाइज, जो उत्तराखंड में है सफ़ेद प्रजाति के बाज सबसे अधिक हैं और इसी की प्रजाति जो है ये हमारी पर्यावरण सुरक्षा तथा जनमानस की उपयोगिता की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। तो ऑप्शन नंबर बी इसका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वन प्रबंधन अधिनियम 1982 में कितनी जड़ी बूटियों को प्रतिबंधित किया गया है? 110, 112, 113, 114? तो आपका आंसर हो जाएगा गाइज 114। ऑप्शन नंबर डी विल बी योर राइट आंसर। अब देखिए अगर बात करें उत्तराखंड में जड़ी बूटी प्रतिबंधित, ठीक है, वन प्रबंधन अधिनियम 1982, पहला क्वेश्चन यही बनेगा, वन प्रबंधन अधिनियम कब आया था? 1982 में। ठीक हो गया। औषधीय पौधों का संग्रहण निर्देशित है। उत्तराखंड में आज भी 114 जड़ी बूटियां क्या हैं, प्रतिबंधित हैं। इसके अतिरिक्त भारतीय आयात प्राधिकरण भी 44 प्रजातियों के आयात पर प्रतिबंध लगाया गया है, जिसमें खैरा अफीम, पोस्त कहा जाता है जिसे, चरस गांजा, कुटकी, धुनरे, किलमोड़ा, वन ककड़ी आदि प्रजातियां पाई जाती हैं, जिन पर क्या है गाइज, प्रतिबंध है। कृषक को कृषि के अतिरिक्त विपणन का भी अधिकार नहीं है, क्योंकि यह कार्य भी वन विभाग की अनुमति से भेषज सहकारी संघों द्वारा किया जाता है। और भेषज सहकारी संघ वही जो मैंने आपको 1980 वाला बताया था। ठीक हो गया। तो इतनी इन्फॉर्मेशन हो गई गाइज इस क्वेश्चन से। अब चलते हैं आज के हमारे लास्ट क्वेश्चन में, जो कि है क्वेश्चन ऑफ द डे। इसका आंसर गाइज आपको कमेंट बॉक्स में करके आपको बताना है। राज्य में जड़ी बूटियों के संग्रहण का कार्य सर्वप्रथम सहकारिता विभाग द्वारा शुरू किया गया। तो सहकारिता विभाग द्वारा जड़ी बूटियों का संग्रहण का कार्य किस सन से स्टार्ट किया गया, ये आपको बताना है। आई होप कि गाइज वीडियो आपको पसंद आई होगी। ठीक हो गया। अगर वीडियो पसंद आई तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर। अगर आपको उत्तराखंड से रिलेटेड नोट्स की कोई भी ज़रूरत हो तो आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप पे ऐड हो सकते हैं गाइज। 8218642689 ये व्हाट्सएप ग्रुप है। फेसबुक प्रोफाइल भी है गाइज, आप फेसबुक पे कनेक्ट हो सकते हैं, जहां आपको डेली करंट अफेयर प्रोवाइड करवाए जाते हैं। ठीक हो गया। साथ में उत्तराखंड वन दरोगा की जो प्रिपरेशन कर रहे हैं गाइज, जो कि बहुत इजी एग्जाम भी है आपका, केवल साइंस आनी है 100 क्वेश्चंस, वो डेली संडे को, हर हफ्ते संडे में गाइज हमारे लाइव टेस्ट होता है। ठीक हो गया। आप उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो मिलते हैं न्यू वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक्स, हैव अ गुड डे।